नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चुनावी शोर, महंगाई पर कितना कंट्रोल। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मोदी सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक तरफ जहां रसोई गैस के दामों में 100 रुपए की कटौती की है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती की है। केंद्र के फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। महंगाई के मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले केंद्र के बाद भावी सरकार ने भी कर्मचारियों को अपने फैसले से खुश किया है। सरकार ने कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में न्यूनतम 750 से लेकर 8,000 रुपए तक का इजाफा होगा। बता दें कि केंद्र व यूपी सरकार अपने कर्मचारियों को पहले ही लाभ दे चुकी है। इसके बाद से उत्तराखंड के कर्मचारी संगठन इस संबंध में दबाव बना रहे थे। चुनाव से ठीक पहले केंद्र और राज्य सरकार के इस फैसले की सत्ता पक्ष जमकर सराहना कर रहा है, जबकि विपक्ष सरकार के इस फैसले को ऊंट के मुंह में जीरे के समान बता रहा है। बता दें कि चुनाव के दौरान विपक्ष कर्मचारियों और महंगाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना रहा है। सवाल यह है कि क्या भाजपा ने विपक्ष से महंगाई और कर्मचारियों का मुद्दा भी छीन लिया है? क्या भाजपा को चुनाव से ठीक पहले लिए गए इन फैसलों का फायदा मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जल्दी आचार संहिता का ऐलान होने जा रहा है। चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महंगाई के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने एक तरफ जहां रसोई गैस के दामों में 100 रुपए की कटौती की है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती की है। केंद्र के फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। महंगाई के मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं तेल के दामों में आई कमी को लोगों ने नाकाफी बताते हुए सरकार से दामों में और अधिक कटौती की मांग की है। ये 2 रुपए में क्या हो रहा है? 2 रुपए में तो कुछ भी नहीं हो रहा। कम से कम 80 रुपए या 85 तो होने चाहिए। 10-15 रुपए कम होने चाहिए पेट्रोल में भी जी। अगर ये चुनाव जैसा आ रहा है, अगले चुनाव में थोड़ा बहुत पैसे तो कम होने चाहिए। अगर वही हिसाब रहेगा। और तो तेल भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रखा है महंगा, 100 रुपये जैसा। कम से कम 10-15 रुपये तो घटने चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये लोकसभा चुनाव जो भी आने वाले हैं, हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या है कि इतना काम किया, गरीबों को मकान दिए, घर घर में पानी पहुंचाया। और ये अब की बात जो है, डीजल के दाम भी 2 रुपये कम कर दिए। ये बड़ी खुशी की बात है। सर अभी देखिए पेट्रोल डीजल पे कम हुआ है 2 रुपये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों कम करते हैं ये, वो भी 2 रुपये। 2 रुपये से क्या होगा सर? पब्लिक को संतुष्टि मिल जाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं। कम से कम अगर कम करना ही है तो 15 से 20 रुपये कम करना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों? आपको बता दें कि चुनाव में एक ओर जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष की नाकामियों को घर घर तक पहुंचा रहा है। हालांकि इस बीच मोदी सरकार ने दामों में कुछ कटौती जनता को थोड़ी राहत तो जरूर दी है। इसके साथ ही चुनाव से ठीक पहले केंद्र के बाद धामी सरकार ने भी कर्मचारियों को अपने फैसले से खुश किया है। दरअसल सरकार ने कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते का ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में न्यूनतम 750 से लेकर 8,000 रुपए तक का इजाफा होगा। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि चुनाव के समय थोड़ी राहत देकर सत्ता पक्ष इसे बड़ी उपलब्धि बता रहा है, जबकि जनता बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के साथ है और उनके जो भी इश्यूज रहते हैं उनको बहुत गंभीरता से एड्रेस करते हैं, उसके समाधान करने का प्रयास करती है। उसी क्रम में मैं इसको देख रहा हूँ कि जो हमारे कर्मचारी थे उनको महंगाई भत्ता दिया गया है
और उनके जो जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से चुनावी पुलाव है कि 5 साल आप जनता को महंगाई की चक्की में पीसते रहिए और उसके बाद ठीक एंड चुनाव से पहले आप इस तरह की 1-1, 2-2 रुपए की राहत दें। तो जनता को समझना होगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाली पार्टी ने किस तरह से आज प्रदेश के, देश के युवाओं को बेरोजगार छोड़ा हुआ है, किस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, किस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं देश के अंदर, किस तरह से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हुए हैं कि एक महिला की रसोई के बजट में एक कुठाराघात हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को भी समझना होगा कि सत्तारूढ़ दल केवल चुनाव जीतने के लिए, वोट उगाही के लिए राहत पर राहत देने की अब कोशिश कर रहा है। एक बार आप सत्ता दे देंगे तो पुनः अगले 5 साल के लिए आप महंगाई की चक्की में पिसेंगे। कि लोकसभा चुनाव नजदीक देखिए, सरकार तमाम प्रकार के प्रलोभन देने का काम कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मांग है वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं और उसके लिए कई बार वो सड़क पे उतर के संघर्ष भी कर चुके हैं। दिल्ली तक जो है वो बड़ी रैली करके आ गए हैं और कर्मचारी लगातार जो है हर विभाग में उसकी कई मांगे हैं। हर विभाग के, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हों, चाहे वो लिपिक सहायक हों या अन्य कर्मचारी हों, वो अपनी वेतन बढ़ोतरी के लिए, अपनी पदोन्नतियों के लिए, वेतन विसंगतियों के लिए लगातार सरकार के दरवाजे पर जो है, चौखट पर जो है अपनी मांगे रख रहे हैं। फिर भी सरकार उनसे कोई बातचीत नहीं करी, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। और ये जो डीए बढ़ाने की बात है, ये तो केवल ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले मोदी और धामी सरकार ये फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा ने महंगाई के मोर्चे पर जंग जीत ली है? क्या भाजपा ने विपक्ष से महंगाई और कर्मचारियों का मुद्दा भी छीन लिया है? क्या भाजपा को चुनाव से ठीक पहले लिए गए इन फैसलों का फायदा मिलेगा या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आचार संहिता कल से लगेगी और उससे पहले ही पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम कम किए गए हैं। यानी कि जहां विपक्ष के पास एक महंगाई बड़ा मुद्दा, जैसे विपक्ष मान रहा था कि एक बड़ा मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव का, तो क्या सत्ता पक्ष ने ये मुद्दा छीन लिया है विपक्ष से? आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ चुनाव चूंकि नजदीक है, विपक्षी दलों की तैयारियां क्या है, साथ ही साथ विपक्षी दल अब कैसे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी की प्रवक्ता हैं, और देवचंद उत्तराखंडी जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लक्ष्मी अग्रवाल जी, माना जा रहा है कि ये सत्ता पक्ष का मास्टर स्ट्रोक है कि पेट्रोल और डीजल के दाम चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले कर दिए गए हैं। कैसे देख रही है इसको और क्या कुछ कहना चाहती हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार जिस तरह से महंगाई को कम करने के लिए, जिस तरह से आम जनमानस की जेब से महंगाई का बोझ को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लगातार उनका एक ही मोटो है कि किस तरह से जनता को अधिक से अधिक राहत दी जाए। और उसी के तहत देखिए, जिस तरह से मैं समझती हूँ कि भारत सरकार कोरोना काल के बाद, जहां तक विपक्ष महंगाई की बात करता है, उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोविड के बाद जिस तरह से अन्य देश, आप देखिए कि कुछ देश तो बर्बाद तक हो गए, अभी तक नहीं संभले। और कोविड के बाद जिस तरह से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जो सरकार है उन्होंने एक ऊंचाइयों पे पहुंचाया, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, उसमें कोई वो नहीं है। और रही बात पेट्रोल डीजल, इससे पहले भी समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए उपाय करती है। अभी आपने कहा है कि गैस के दाम 100 रुपए कम किए थे अभी कुछ टाइम पहले, अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। तो निश्चित रूप से समय पे, अब चाहे वो आप देखिए केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना है, चाहे वो फ्री खाद्यान्न योजना है, चाहे तमाम उज्ज्वला गैस योजना है, ये तमाम जो सारी योजनाएं ये आम जनता को राहत देने के लिए ही तो बनाई गई हैं, उनका लाभ जनता को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा लक्ष्मी जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। पहले तेजी से दाम बढ़ा दो, उसके बाद 2 रुपए 50 पैसे या 70 पैसे या 3-4 रुपए घटा दो, ये कैसी महानता है?
इसका क्या ये सवाल जनता आपसे नहीं पूछेगी? क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने इतने दाम बढ़ाए? आपने जो सिलेंडर कभी 350-400 का मिलता था, आज वो 950 का हो गया है, और उस 950 में आप 100 रुपए कम कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए। तो क्या ये जनता आपसे ये सवाल नहीं पूछेगी? जनता जो भी सवाल पूछेगी उसके लिए हम बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से आप याद कीजिए 2014 से पहले का वो समय जब जनता घंटों घंटों गैस सिलेंडर के लिए लाइन पे खड़ी रहती थी और मारा मारी इस तरह होती थी, लोगों के पास सिलेंडर नहीं थे। आज 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जो चूल्हे से लकड़ी से मुक्ति मिली है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, उसको भी जनता उसको भी समझेगी। जिस तरह से एक आम आदमी, गरीब आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसको एक घर मिलेगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मिल रहा है, जिस तरह से फ्री राशन, अगर किसी के घर में कोई बीमार है, कुछ है, वो नहीं कमा सकता तो उसको 5 किलो राशन फ्री, वो ये गरीब जनता को देखते ही उनके ही फैसले हैं। तो जनता उस विषय पे भी सोचेगी। अभी हर घर नल की आप केंद्र सरकार की योजना है, जल, घर, आवास और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये ही तो मुद्दे हैं और इस पे सरकार लगातार काम कर रही है। और जिस तरह से मैंने कहा ना कि कोरोना के बाद जो बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिल्कुल धड़ाम हो गई थी, देश ये सोच ही नहीं रहा था कि किस तरह से पनपेंगे लोग, कैसे राहत मिलेगी। और उसके बाद भी देखिए आज हमारा जो थोक सूचकांक है वो 5.2 पे है। आप न्यूनतम स्तर पे है, वो महंगाई का जो थोक सूचकांक है 5.2 के न्यूनतम स्तर पे। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और जनता इस चीज को भी देख रही है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर देवचंद उत्तराखंडी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवचंद जी आपका एक बार फिर से। और सवाल मेरा ये कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं, क्या ये सत्ता पक्ष की आपको लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक आने वाले समय में हो सकता है? विपक्ष का जो महंगाई का मुद्दा है, सरकार कहीं ना कहीं उसे छीनती हुई नजर आ रही है। पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर अच्छे मुद्दों को लेकर के आते हैं। और अब रही आपके सवाल की बात, तो मैं आपको बता दूं ये चुनावी हथकंडा है, चुनावी पुलाव है, क्योंकि आपने पहले अभी बता ही दिया उनको कि एक बार तीव्रता से जो है दाम 3 गुने 2 गुने तक बढ़ा दो और उसके बाद झटके से 2 रुपए कम कर दो, जब चुनाव के आचार संहिता लगने का सिर्फ 1 और 2 दिन मात्र हो, तो जनता इस बात को समझ सकती है। आपको बता दें, अभी उन्होंने बोला 2014 से पहले लोग लाइन लगाते थे, लेकिन वो भूल गए कि 2014 से पहले उन्हीं की एक सांसद दिल्ली में बैठ करके सिलेंडर के ऊपर चढ़ गई थी। मेरा आज तक उसके बारे में कोई दिखाई नहीं दे रही जो सांसद हैं, क्या वो चुनाव उसमें क्या बोलेंगे। अब एक चीज और बताते हैं, इसी उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्क बताते हैं। गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हो गया, गृहिणी को 100 रुपए का बचत तो नजर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए समझे, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल जो 2 रुपए सस्ता हुआ है वो सिर्फ चुनावी पार्टी में चुनावी सांसदों का खर्चा कम कर सकती है, क्योंकि पेट्रोल जो वो टैंक भरवाएंगे तो 2 रुपए का फायदा उनका 25 लीटर में 50 रुपए का फायदा नजर आएगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जिन बसों का किराया ऑलरेडी बढ़ गया, जिन पोर्टरों का किराया ऑलरेडी बढ़ गया, जिन चीजों का दाम इनके ट्रांसपोर्टेशन से पहले बढ़ गया, क्या वो घटते हुए नजर आएंगे? ऐसा नहीं होगा। तो जनता ये सब समझती है कि 2 रुपये से जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ बोलने के लिए, इनके पास जो मुद्दा था देखो हम घटा तो रहे, क्योंकि सवाल पूछेंगे मोदी जी चुनावी उसमें अपने भाषण में कि महंगाई घटी नहीं घटी, ऐसा बोलने के लिए उनको हाँ, जनता को हाँ बोलने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा चीज इसमें नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि आपके जो बीजेपी के 2014 के जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसके बाद 2019 तक उन्होंने क्या क्या पूरे किए और क्या क्या पूरे नहीं किए वो सब लोग जानते हैं। उसके बाद 2019 से 2022 के लिए उनके जो घोषणा पत्र थे, उनके 1-2 पॉइंटों पे उन्होंने जिस पे एक्शन लिया वो आधा अधूरी है, वो भी संपूर्ण नहीं हुआ। राम मंदिर का ही मुद्दा ले लेते हैं। एक तो उन्होंने दुनिया का सब हिंदुस्तान की भावना राम पे है, उसको उन्होंने व्यक्तिगत किसी एक आदमी पर केंद्र बिंदु कर दी, एक पार्टी पर केंद्र बिंदु कर दी, जो कि गलत है। इसको हम ध्रुवीकरण की राजनीति कह सकते हैं। राम सबका है। ऊपर से उस राम का मंदिर जहां पर ओरिजिनल बनना चाहिए था उस जगह पर बना है क्या? नहीं बना है। जहां पर जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई थी, जो वहीं पर कोई राम मंदिर बना कि नहीं बना? जब अलग अलग जगह ही बनना था तो ये तो जब पहले सलाह हुई थी उसमें बन जाता हो। कोर्ट का भी उसमें उनका कोर्ट का सहारा लेकर या इधर उधर का सहारा लेकर सिर्फ अपनी बात को रखने के लिए, अंध भक्तों को जो समझने की शक्ति नहीं रखते उनको समझाने के लिए ये सारे जुमले थे।
चलिए उसके बाद ठीक है, हम जो रुकिएगा क्वेश्चन देवचंद जी, रुक जाइए, मैं आऊंगी इस पर, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सूरज सिंह नेगी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। सूरज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल सीधा यही कि ये जो महंगाई की बात कही जा रही थी, उसमें पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, अभी हाल ही में घरेलू सिलेंडर के भी दाम कर दिए हैं, आचार संहिता कल लगने ही वाली है, तो ऐसे में ये गवर्नमेंट का साफ तौर पर कहना है कि हमने महंगाई को कम करने की कोशिश की है, हालांकि आप कह रहे हैं कि ये एक चुनावी एजेंडा है। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर एक चुनावी एजेंडा है। आपने पिछले 10 सालों से जनता की जेब काटने का काम किया है, जनता को लूटने का काम किया है, लूट खसोट की ये सरकार रही है। और अब जब चुनाव सिर पर हैं, तब इनको जो है सिलेंडर की याद आ रही है कि सिलेंडर के 100 रुपए कम, पेट्रोल डीजल के 1-2 रुपए कम कर दो। पिछले 10 सालों में, उससे पहले एक बाबा थे, देश में घूम घूम करके कहते थे कि तुमको 60 रुपए लीटर का पेट्रोल चाहिए कि 30 रुपए लीटर का पेट्रोल चाहिए। और जब 100 के पार पेट्रोल गया, तो वो बाबा जो है तब से आज तक कहीं मुझे टीवी चैनलों पे दिखाई नहीं दिए। वो 30 रुपए में जो पेट्रोल दे रहे थे, आज तक कहीं किसी भारतवासी को मिला नहीं। और ये इन सरकारों की जो कार्य प्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कार्य प्रणाली है, वो सरकार कहती है, राजस्थान में जाके कहती है हम आपको 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। उत्तराखंड के में जब चुनाव हुए, तब कह रहे थे कि गरीबों को जो है 12 सिलेंडर देंगे। चुनाव हुए, वोट मिले, उसके बाद फिर मुकर गए, और तब कहते हैं कि 3 सिलेंडर मिलेंगे, फिर कहते हैं कि नहीं वो बीपीएल को मिलेंगे, उज्ज्वला वाले को मिलेंगे, बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, केवल चुनाव जीतने के लिए जुमले फैलाती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है। अब जनता के बीच में जाने का मौका आया है, जनता को कैसे फेस करेंगे, इसलिए इन्होंने जो है ये जुमलेबाजी फिर शुरू कर दी। और हमारी बहन लक्ष्मी जी बता रही थी कि 14 से पहले सिलेंडर नहीं मिलते थे, तो इनको जरा ये भी पता होना चाहिए कि एक जमाना था कि देश में सिलेंडर ही नहीं होता था, तो तब भी तो था। और जो कह रहे हैं कि सिलेंडरों की बड़ी बड़ी लाइन लगती थी, अरे भैया इनको ये भी पता होना चाहिए कि आज जो गैस पाइपलाइन है, जो कंपनियां बिछा रही हैं, लोगों के घर तक जो है गैसें पाइपलाइन से जा रही है, तो सिलेंडर तो सरप्लस होंगे ही। सिलेंडर का टोटा कहां से आ जाएगा? फिर वो जो सिलेंडर बचे हैं वो सरप्लस तो होंगे देश में। तो इनको ये पता नहीं कि हम जो है बिल्कुल, क्या इन्होंने गैस का उत्पादन बढ़ा दिया। और जब ये राजस्थान में 450 की बात करते हैं, 450 का सिलेंडर, कांग्रेस ने कहा हम 500 का सिलेंडर देंगे, इन्होंने कहा हम 450 का देंगे। पूरे देश में जब ये राजस्थान में 450 का सिलेंडर दे सकते हैं, तो पूरे देश में क्यों नहीं दिया इन्होंने सिलेंडर? और मजेदार बात यह है कि राजस्थान का चुनाव निपटते ही, सरकार बनते ही वो पलट गए। तो ये इनकी बात है, और इस पर जनता इस समय भरोसा करने वाली नहीं है। दालों के दाम महंगे हैं, आटा महंगा है, चावल महंगा है, दुनिया भर के जो मसाले हैं, तमाम दालें हैं, वो सब महंगी हैं। तो लोगों को रोजगार नहीं है। ये भी तो देखिए ना। चलिए ठीक है, वापस आते हैं, वापस आएंगे सूरज सिंह जी, वापस आते हैं। उमर सिसोदिया जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शिव प्रसाद सेमवाल जी, अध्यक्ष आरआरपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमर जी, कैसे देख रही है, 2-2 रुपए कम हो गए पेट्रोल डीजल में, और गैस सिलेंडर के दामों में भी 100 रुपए की कमी अभी हाल फिलहाल में देखी गई? बहुत बड़ी खुशखबरी है मैम। मुझे तो लगता है कि इस बात पे तो देश में उत्सव हो जाना चाहिए कि 2 रुपए कम हो गए सिलेंडर पे, और राम राज्य आ गया है। वाकई में बिल्कुल राम राज्य वाली स्थिति है। 2 रुपए कम हो जाना तो हमारे देश की इकोनॉमी पे और हमारे देश के गरीबों के लिए बहुत बहुत बेहतरीन सौगात मोदी सरकार लेकर आई है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती कि जिस तरीके से मजाक किया गया है लोगों के साथ, 2 रुपए कम कर देना, और चुनाव के समय जो हर बार होता है, ये पहली बार नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव आए और आपने चुनाव को देखते हुए आपने लोगों को रिबेट देने की कोशिश की, और चुनाव के बाद फिर वही यथास्थिति आप लोगों ने बना दी। पहली बार नहीं है, ये है। और अब तो जनता इसकी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझती है कि क्योंकि चुनाव है, इसलिए जो भी रिबेट हमें मिल रही है, इन रिबेट को ले लिया जाए, क्योंकि चुनाव के बाद तो और बहुत ज्यादा स्थिति बदतर होने वाली है। चाहे वो हमारे किसानों को लेकर हो, चाहे वो हमारे दूसरे जो अभी हमारे पेंशन की हम लोग बात कर रहे थे, चाहे पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हो, स्थिति और ज्यादा बदतर होने वाली है। एक बात मैं बिल्कुल
कहना चाहूंगी गरिमा जी कि जिस देश में 80 लाख लोग 5 किलो मंथली राशन के ऊपर डिपेंड हो, 1,40,42 लाख हमारी लगभग जनसंख्या है, और उसमें से 80 लाख लोगों को आपको अनम्यूट कीजिएगा उमा जी। कहाँ से आज जो जिस बात के डंके पीटे जाते हैं कि हम $1 ट्रिलियन हम लोग बन चुके हैं, हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं, हम लोग कुछ सालों में 3री अर्थव्यवस्था हम लोग बन जाएंगे। अगर हमारे देश के लोग आज भी इतने सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि उनको सरकार को राशन देना पड़ रहा है, वो राशन खरीदने लायक स्थिति में भी नहीं है, इतनी गरीबी हमारे देश में है, तो ऐसे में हम लोग अपना कितना भी अपनी पीठ को थपथपाते रहे और कितना भी 2 रुपए कम करके हम अपने लोगों के मुंह पर एक तमाचा मार दे रहे हैं, देखिए आपके औकात यही है, 2 रुपए आपको कम कर दीजिए, अब आपको वोट दे देना हम लोगों को आकर, और हम अगली बार फिर जीतेंगे, उसके बाद हम आपके ऊपर जो टैक्सेस बढ़ाएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे, क्योंकि देखिए पैसा अडानी अंबानी का लगा हुआ है, उनको आपको कमा कर देना है, ये जनता आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है, ये जनता बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। तो ऐसे में हम फिर भी जनता को हम लोग बधाई देना चाहिए, चलिए भाई 2 रुपए कम हो गए, 2-1 महीने 2 रुपए कम का आप लोग स्वाद चख लीजिए, उसके बाद तो मोदी सरकार जब आएगी दोबारा से, उसके बाद आपको क्या क्या स्वाद चखाएगी वो तो सबको मालूम है। और मैं फिर एक बात और कहना चाहूंगी, जिस तरीके से सरकार ने एक बार अपने आप को गरीबों की हितैषी सरकार बोलती है, और उमा जी लेकिन आपको लगता है ना ऐसा, क्योंकि आपने ये बात 2-3 बार कह दी अभी तक कि मोदी सरकार आएगी तो फिर पता चलेगा ही, तो यानी आप ये मान रही है कि ये 2 रुपए कम करने से मोदी सरकार आएगी? 2 रुपए कम, देखिए 2 रुपए कम करके जनता को बरगलाने का जो प्रयास है, जनता को ये कहने का जो प्रयास है कि देखो हमारे हाथ में इतनी पावर है कि हम चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, ये चुनावी जुमला है, सिर्फ चुनावी जुमला कि हमने 2 रुपए कम कर दिए, हम आएंगे तो हम आपके लिए और पता नहीं क्या क्या कम कर देंगे। ये चुनावी एक प्रयास होता है चुनाव के टाइम, खासतौर पर बीजेपी का। 15 लाख आपके अकाउंटों में आएंगे। मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है कि जब 15 लाख की बात चली थी, मोदी सरकार जीती और सबके जनधन खाते खुले, तो हमारे यहाँ जो घरेलू सहायक जो काम करते हैं वो लोग इतने खुश थे कि दीदी ये जो खाते खुल रहे हैं इसलिए खुल रहे हैं, हमारे 15 लाख रुपए आने वाले हैं। उनकी आंखों की जो चमक थी उस समय, मैं हैरान थे कि वाकई में लोगों ने कितना भरोसा किया था मोदी जी के ऊपर कि जनधन के खातों में हमारे 15 लाख आएंगे, इसलिए खाते सरकार खुलवा रही है, आप वैसे ही बोल रहे हो, देखना आप 15 लाख आने वाले हैं। वो जो जनता के साथ जो छल था वही, लेकिन आज जनता ये समझती है कि चुनाव है भाई, 2-4 रुपए कम हो रहे हैं, ठीक है, चुनाव के बाद जब किसकी मतलब जब नई सरकार आएगी, अगर मोदी जी की सरकार आती है तो मोदी जी जो 2 रुपए कम किए ना अडानी अंबानी जी को कमा के देने, तो इन 2 की जगह फिर कम से कम 2000 रुपए का सिलेंडर पड़ने वाला है। ये जनता आज अच्छी तरह से समझती है। ठीक है, शिव प्रसाद सेमवाल जी का रुख करेंगे। उससे पहले चर्चा को आगे हम बढ़ाएं और बता दें आपको कि फिलहाल पेट्रोल डीजल में 2-2 रुपए कम किए गए हैं और हाल ही में घरेलू सिलेंडर के भी दाम कम किए गए थे, तो क्या ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। चुनावी शोर, महंगाई पर कंट्रोल, और इसी पर हम चर्चा करें ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के करीबी हैं विजयपाल सिंह, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए टिहरी से की थी टिकट की दावेदारी। विजयपाल साजवाड़ 2 बार रह चुके हैं गंगोत्री से विधायक और कल थाम सकते हैं भाजपा का दामन, ये भी सूत्रों के हवालों से जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं हम। लोकसभा चुनाव से पहले जो पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं, इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा, और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी का रुख कर लेते हैं। शिव प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? शिव प्रसाद सेमवाल जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। सूरज सिंह नेगी जी, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग चुका है और माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की वजह से और जो फैसले लिए जा रहे हैं उसकी नाराजगी जो है वो कांग्रेसियों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक एक कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं आपके पार्टी के लोग।
नहीं देखिए यशी जी, ये चुनावी दौर है और चुनावी दौर में आना जाना लगा रह रहा है। अब तो समय ही ऐसा आ गया कि लोगों की जो है प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि सुबह कांग्रेस के सामने, ये बात पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि आपके साथ कांग्रेस के साथ अभी ये दिक्कत है ना कि आना नहीं लगा है, सिर्फ जाना ही जाना लगा है, और ये परेशानी आपके लिए खड़ी करेगा। और मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं सीरियसली ये बात जानना चाहती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो आपकी क्योंकि अभी हाल ही में खबर आई कि जो दावेदारी ठोक रहे थे वही लोग अब पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए यशी जी, ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं दावेदारी करूं और मुझे टिकट न मिले तो मैं पार्टी छोड़ दूं, मैं पार्टी से नाराज हो जाऊं। अरे अगर दूसरे को मिलने पे तुम नाराज हो सकते हो तो तुम्हें मिलने पे दूसरा भी तो नाराज हो सकता है। और ऐसा नहीं है, आप देखिए हरियाणा में जो भाजपा के सांसद हैं, वर्तमान सांसद, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। राजस्थान में जो है कांग्रेस के भाजपा के वर्तमान सांसद जो है कांग्रेस ज्वाइन की है। नहीं मैं उत्तराखंड की अगर बेसिकली ज्यादा बात हो गया राजनीति का कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन इधर आ रहा है कौन उधर जा रहा है, कुछ लोग इधर आ रहे हैं कुछ उधर जा रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी का हाल ये है कि उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है और उनको आयात करने पड़ रहे हैं लोग, तो इसलिए जो है इस पर कोई विशेष टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। ये इन्होंने एक फैशन सा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस को लोगों को शामिल कराओ शामिल कराओ शामिल कराओ। तो ये निश्चित तौर पर एक दिन जो है विस्फोट होगा भाजपा में और भाजपा जो है कहीं कहीं न रहेगी, न घर की न घाट की। लक्ष्मी अग्रवाल जी, देखिए याशी जी, मैं अभी सुन रही थी नेगी जी को, ये इनसे अपना कुनबा संभाला नहीं जा रहा है। अब ये बताइए ना, अब जो मुखिया हैं उनके पिताजी 5 चुनाव लड़े और 5 चुनाव अलग अलग पार्टी से लड़े, हर बार नई पार्टी से लड़े। तो ये अगर कहें कि हाँ कांग्रेस, वो ये कहना, देखिए इनको जब तक अपने हमें इनके घर में क्या हो रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा, लेकिन कांग्रेस वाकई में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़वाता है, कार्यकर्ता ही कांग्रेस में नहीं बचेंगे। हर नेता और हर कार्यकर्ता, तो ये सिर्फ इसलिए है कि आज जो ये 10 साल का भ्रष्टाचार मुक्त शासन केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, जो उनकी जनता के हित में जो नीतियां हैं, उनसे हंसने की बात नहीं है जी, उनसे प्रभावित होकर आम जनमानस जी, आप ये बता दो कृपया करके कि भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो आपकी बात पे नहीं बोली, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, लेट मी कंप्लीट। मैंने कहा ना कि परिवारवाद इतना हावी है, अब तो हरिद्वार का भी, मैंने कहा ना कि मुख्य पिताजी कहते हैं मुझे टिकट दे दो, यहाँ से मेरे बेटे को टिकट दे दो, वहां से मेरी बेटी को दे दो, यहाँ से मेरी भतीजी को दे दो, यहाँ से मेरे साले को दे दो। तो ये जब तक पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देंगे, कार्यकर्ताओं को पूछेंगे नहीं, कार्यकर्ताओं कोई पिथौरागढ़ से अगर देहरादून चला रहा है उसकी समस्या। लक्ष्मी अग्रवाल जी, अभी आपने एक बात बोली, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी कहते हैं आप, और आधे से ज्यादा कांग्रेसी आप ला चुके हैं अपने पार्टी में। तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए बीजेपी में इस तरीके से कांग्रेस युक्त कर देना, उसे कितना जायज मान रही? नहीं, याशी जी ये बताइए कि किस भाजपा के, कांग्रेस के किस नेता पे भ्रष्टाचार के आरोप जो भाजपा में आया है? और आप मुझे बताइए, कांग्रेस ये दल बदलने वाली बात करती है, कांग्रेस में जो भाजपा से आए लोग हैं, कांग्रेस में उनको सर्विस करवा, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, उनको वरिष्ठ नेता बनाया जाता है। और कौन नहीं है आपके इस कौन नेता दल बदल के नहीं आया? आप मुझे बताइए, आप नवप्रभात जी से लेके, आप वीरेंद्र नेगी जी से लेके, आप भंडारी जी से लेके, कौन ऐसा नेता है जो कांग्रेस में दल बदल के नहीं आया? अगर आज आपके दल को छोड़ के केंद्र सरकार की नीतियों को लेके अगर लोग भाजपा में शामिल हो, तो आपको पीड़ा किस बात की हो रही है? आपको तो ये देखना चाहिए कि हमारे घर में कहाँ वो छेद है, वो छेद कहाँ है, आप उसको संभालिए, अपने घर को कोने को बिखरने से संभालिए।
हाँ, यशी जी, शायद लक्ष्मी दीदी को पता नहीं है कि इस समय हमारे देश में सिर्फ एक ही वॉशिंग मशीन है, उसका नाम है बीजेपी। एक गाना भी आज सुबह किसी ने मेरे को भेज दिया कि वॉशिंग मशीन, निर्मा की जो एक टैगलाइन हुआ करती थी, उसके ऊपर एक बड़ा बेहतरीन सा गाना भी बना हुआ कि वॉशिंग की तो ये जो सबसे बड़ा जो उदाहरण है, दीदी बोल रही है कि हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं आया। अरे सब, आप असम के मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, 2014 से पहले चिटफंड घोटाला, जो शारदा चिटफंड घोटाला हुआ, उसमें वो सबसे बड़े कल्प्रिट थे। वहां पर असम से वो चिटफंड घोटाले से बाहर हो गए, वो असम के आज मुख्यमंत्री भी बन गए। महाराष्ट्र में अगर आप अजित पवार जी को देखें, और बहुत सारे तमाम इतने उदाहरण है कि अगर हम एक एक करके गिनाने बैठ जाएंगे तो कई घंटे इसमें कम पड़ जाएंगे। तो ये कहना कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हो रहे हैं, ये सिर्फ एक जुमला है। सारे भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी में ले लिया, अपनी छाया में ले लिया, और वो उसी दिन क्लीन हो जाते हैं। अगर आज आम आदमी पार्टी के जितने नेता जेल में पड़े हैं, वो जेल से ये कह देना कि हाँ जी हम बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, आप सुबह तक देख लेना उनकी जमानत खत्म और वो अपने घर में बड़े आराम से। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आम आदमी पार्टी के नेता क्योंकि बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ इसी वजह से वो जेल में पड़े हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो ईडी और सीबीआई के जो छापे और जो रोज उनको बुलाने की कवायद होती है, सिर्फ इसलिए होती है कि इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाओ भाई, नहीं तो हम तुम्हारा भी यही हल करेंगे। सिर्फ इस वजह से, इसके अलावा और कोई दूसरा रीजन नहीं है। आज तक मनीष सिसोदिया जी या हमारे जो संजय सिंह जी हैं या हमारे तीसरे बड़े नेता सत्येंद्र जैन जी हैं, उनके ऊपर चार्जशीट नहीं लगी है, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी उस पे कि आपके खिलाफ क्या आरोप है, बिना कोई आरोप लगाए वो पिछले एक साल से जेल के अंदर है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ है और वो बीजेपी उनकी कमर नहीं तोड़ पा रही है। उन्होंने जेल जाना उन्होंने मंजूर किया, ना कि बीजेपी में शामिल होना। और मैं सैल्यूट करती हूँ अपने देश के इन महान नेताओं को, कम से कम इनकी वजह से आज डेमोक्रेसी जिंदा है। अदरवाइज तो जिस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग कुछ सालों में अगर यही हाल चलता रहा, हम लोग रशिया और उत्तर कोरिया वाली हालत में पहुंच जाएंगे, जहां पर चुनाव होते हैं। रशिया में भी पुतिन साहब हर साल चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, लेकिन जनता को पता होता है कि आपको वोट किसको देना है। अगर इसको वोट नहीं दिया, अगर ये नहीं जीता, फिर आप लोग देख लेना। वहां भी चुनाव होता है, चुनाव के नाम पर हमें पता है उत्तर कोरिया में भी चुनाव होते हैं, वहां पर भी होते हैं, लेकिन हर बार एक ही व्यक्ति जीत जाता है, इतने सालों से वही जीतता है। जिस तरीके से डेमोक्रेसी का गला घोट कर आप लोग इस समय देश में वॉशिंग पाउडर बनाए हुए हैं, वॉशिंग मशीन बनाए हुए हैं, वो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। या तो आप कैसे भी करके आप जीतिए, अगर आप नहीं आप जीतेंगे तो आप लोगों ने जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो धांधली करी है, जो सामने आपने बैठकर डेमोक्रेसी का गला घोटा है, आप उस तरीके से जीतेंगे। मतलब जीतना है चाहे कैसे भी करो। किसी भी बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को आप अपनी पार्टी में ले आइए, उसको बड़े से बड़ा पद दे दीजिए, उसके बाद उसको वहां का मुख्यमंत्री बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, उस समय वो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि वो एक ठीक है। उमा जी वापस आते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। महंगाई का कंट्रोल की बात कही जा रही है, गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं। ये जाहिर सी बात है कि सभी समझ रहे हैं, और आपके चैनल पे भी आप भी खुद इस बात को बोल रही हैं, और हमारे जितने तमाम विद्वान पैनलिस्ट हैं वो सभी इस बात को समझ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ये केवल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सुगुफा है और कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वही हाल हो जाएंगे। महंगाई को लेकर के, महंगाई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू आज की डेट में आप जिस पैटर्न पे बात कर रही हैं कि आईटी, एसआईटी, ईडी, सीबीआई से जिस तरीके से लोगों को जबरन डरा धमका करके उनसे एक तो उगाई की जा रही है, दूसरा नेताओं को तो भाजपा में शामिल किया ही जा रहा है, और जो कंपनी वाले हैं उनसे उगाई की जा रही है। जिस तरीके से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के देखा, या पीएम केयर फंड की भी अगर जांच हो जाए, अभी जो इन्होंने पैरेलल प्रधानमंत्री राहत कोष को पैरेलल बनाया था, उसकी भी जांच हो जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट करा दे तो उसमें भी यही सब निकल के आएगा। इन दोनों पैटर्न पे अगर हम देखें तो भाजपा के जितने भी मतलब उनके सामने चुनौती वाले जितने भी कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के नेता हैं, उन पर जबरन ईडी लगा करके, जबरन उन पे सीबीआई जांच बिठा करके उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई जा रही है, जो भी जहां भी खतरा बन रहे हैं। अभी उत्तरकाशी में एक बेचारे बच्चे कुछ विजयपाल सजवान थे, लंबे समय से पूर्व विधायक रहे हैं, उनको कल ये भाजपा में शामिल करवा रहे हैं। तो जहां भी जिनको भी लगता है कि भाई ये खतरा बन सकते हैं, जीत के राह में रोड़ा बन सकते हैं, उन सबको ज्वाइन कराया जा रहा है। और जो बिल्कुल जो जनता है, मतलब आप लगा सकते हो कि 80 करोड़ जनता जो खुद, जिसको प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा सरकार दावा ठोकती है कि साहब इतने 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री राशन बांट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई
80 करोड़ लोग अगर इस तरीके से गरीबी के मुहाने पे है, 1.25 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोग इस तरीके से हैं कि उनको मोदी सरकार फ्री में राशन देना पड़ रहा है और उनको आगे भी ये राशन की वो जारी रहेगी, तो आप देख सकते हो कि देश केवल अडानी, अंबानी और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले जो ये तमाम कंपनीज हैं, इनके हाथों बिक चुका है। यहाँ पे भी उत्तराखंड में आप चाहे तो नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी ले लो, जिन्होंने 55 करोड़ रुपए अभी इलेक्ट्रल, कुछ नहीं बिगड़ा, उन्होंने कोई फास्ट टनल नहीं बनाई, तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो कि महंगाई का जो मुद्दा है कि चुनाव से कुछ दिन पहले आप पेट्रोल डीजल थोड़ा सस्ता कर दो या सिलेंडर 100 रुपए सस्ता कर दो, ये तो उस आबादी को लुभाने के लिए है कि जिसको ऑलरेडी फ्री में राशन दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट। बड़ा मुद्दा ये है कि जो देश के मिडिल क्लास लोग हैं और जो कुछ सोचने समझने की सब उसमें रहते हैं और जो समाज के ओपिनियन मेकर हैं, जिनको कह दीजिए कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लोग रहते हैं, जिनका ओपिनियन काउंट करता है, उन लोगों को इस तरीके से मतलब जबरन या तो भाजपा में शामिल करा दिया जा रहा है या फिर चुप करा दिया जा रहा है, तमाम तरीके के मुकदमे डाल दिए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट 2 पत्रकार लोगों को जिस तरीके से अभी जेल में डाला गया, अभी कुछ दिन मतलब कल परसों में जमानत पे छूट के आए हैं। तो समाज के हर तबके में भय, उस तबके में भय है जो समाज में कुछ बात कहने की स्थिति में है, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे वो विपक्षी दलों की पार्टी के लोग हों, चाहे कोई भी हो। और जो एक बार इनकी वॉशिंग मशीन में शामिल हो जा रहा है, उसमें धुल के आ जा रहा है, फिर उसकी कोई जांच ही नहीं। 32 नेता अभी राजस्थान के जो है कुछ दिन पहले ईडी की रेड के बाद जो है भाजपा में शामिल हुए हैं। यहाँ पे तमाम तरीके से जिस तरीके से मतलब आए दिन वो चली आ रही है कि रोज ही आए दिन कोई ना कोई भाजपा का, कांग्रेस का बड़ा नेता भाजपा में शामिल हो रहा है, तो ये सीधे डराना ही तो है। और मैम कह रही है कि भाई कौन शामिल हुआ। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का इंटरव्यू सुन लीजिए कि कांग्रेस के जब एक बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए और जब उनसे पूछा कि भाई ईडी ने इन पे रेड मारी थी, ये सब ये भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे, अब आपका क्या कहना है, तो अमित शाह ने साफ बोल दिया कि मुझे उस पर कोई बात नहीं करनी। तो इसीलिए तो ये लोग मतलब बहस से या बातचीत से, मीडिया से दूर रहते हैं। वापस आते हैं इस पर, आगे उनसे जवाब लेते हैं हम यहाँ पर। और देवचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवचंद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? ईडी सीबीआई की बात अभी यहाँ पर शिव प्रसाद सेमवाल जी ने भी कही, और जिस तरीके से कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर यूकेडी का भी क्या रुख है? मैडम, आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि अभी जो सेमवाल जी ने बताया, काफी बातें वो हमारी मिलती जुलती हैं, बाकी और लोगों की भी होंगी, और जो यहाँ पर उमा मैम बैठी है उनका भी होगा। लेकिन मैं सबसे पहले उमा मैम को एक चीज बता दूं कि अपना डाटा सही कर दें। उन्होंने 80 लाख लोगों को बोला, जबकि अभी सेमवाल जी ने 80 करोड़ की बात करी। 80 करोड़ सही है, वो 80 लाख वाला को अमेंडमेंट कर दो, नहीं तो रिपीट जब आएगा तो सुन लेंगे। अब मैं बात कर रहा था कि पहले भी मेरी बात आधे में कट गई। मैं आपसे निवेदन ये चाहूंगा कि जब भी वक्ताओं को टाइम मिले, एक निश्चित टाइम मिले, कोई बड़ी हिस्ट्री और उन्हें निश्चित टाइम पर अपनी बात बताएं। सारी बातें इससे पहले हो गई कि जो चुनाव के जो हथकंडे, चुनाव जो पुलाव बनाती बीजेपी, उसी के हिसाब से ये जो काम हुआ है, रेट बढ़ने का, वो हुआ है। लेकिन अब जब आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये दल बदल क्यों हो रहा है, तो मैंने इससे पहले भी एक निवेदन किया था कि आपके माध्यम से ये संदेश जाए कि चलो अभी जो बदली कर रहा है तो कर रहा है, कम से कम वो जनता का, उस वोटर का सम्मान तो रखता है। जब वोट देने के बाद वो कांग्रेस या अन्य पार्टी में आकर उसको तोड़कर पैसे में खरीद कर बीजेपी ले जाती है, तो वो बीजेपी नहीं बल्कि वो नेता उस वोटर का, अपने उस क्षेत्र का, उन जनता का अपमान करता है। क्योंकि हमने उसको कांग्रेस के लिए भेजा था, या हमने उसको यूकेडी के लिए भेजा था, हमने उसको आपके लिए भेजा था, और वो जाकर के बीजेपी की झोली में चला जाता है, सिर्फ इसलिए कि वहां से वो खरीदारी करता है। और खरीदारी तो जब भ्रष्ट है, वो खरीदारी करता है तभी तो वहां जाता है। अभी जो यहाँ पर अग्रवाल में बोल रहे थे कि हम तो ऐसा नहीं, भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्टाचार में मैं स्पष्ट कह दूं कि जितना आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, उससे कहीं ज्यादा आरोप बीजेपी में है। नहीं तो आप यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप ढूंढ कर देख लो कि आपके कितने भ्रष्टाचार में आप लोग लिप्त हैं। भ्रष्टाचार वो भी भ्रष्टाचार ही है कि आप जो है चुनाव को खरीद, चुनाव ईवीएम मशीन को भी हैक कर देते हैं, आप चुनाव अधिकारी को खरीद देते हैं। भ्रष्टाचार नहीं है। मेरा वक्तव्य पूरा होने दे। मैं बता बीच में, मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ और सेना की लंबी सर्विस करने के बाद आया हूं। अगर मेरी कोई गलती बात होगी तो आप बाद में मेरे से उसी चीज का जवाब दीजिए। मैं अभी जैसे मैंने उमा मैम को बता दिया, सेमवाल जी को बता दिया, और अपने कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता लोगों को बता, ऐसा बता सकते हैं। लेकिन बात पूरी सुन ली। हमारा जो मैनिफेस्टो था आपका पुराना, उस मैनिफेस्टो में आज हम देख रहे हैं कि आप बोलते हैं हमने
गरीबी रेखा से लोगों को बाहर ले आए। तो ये 80 करोड़ कहां से आ गए, ये अंदर गए या बाहर आए, आप इसका स्पष्टीकरण दें। दूसरी बात, आप गैस की बात करते हैं, गैस में आपने जो अभी साहब कांग्रेस साहब बोल रहे थे कि कुछ जमाना ये भी तो था कि जब गैस ही नहीं थी, धीरे धीरे गैस बननी शुरू हुई, लाइन बननी शुरू हुई, और अब ये टाइम आ गया कि अब लाइन बनने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें ये तो नहीं बोला गया कि महंगाई आपको 450 की तक 1100 कर दो और उसके बाद धीरे से बढ़ाकर चुनाव के टाइम आएगा थोड़ा घटा दो और फिर बढ़ा दो। तो ये चुनावी जुमले मत करो, चुनाव के टाइम से झूठ बोलना बंद करो, मैनिफेस्टो पर अपना काम करो। और हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं उत्तराखंड के, हम उन मुद्दों पर ही आएंगे कि हमारे में आप लोगों ने जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं, शिक्षा हमारे यहाँ आपने बिल्कुल नहीं है, शिक्षा का स्कूल जो छोटी छोटी स्कूलें थे वो बंद होने के कगार पे हैं, आपकी सुविधाओं की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी बात, आपने एक चीज और बोला था कि हम 8 अप्रैल 2019 का मैनिफेस्टो में कि हम 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाएंगे, लेकिन आज हम पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में देख के आते हैं जो वेलनेस सेंटर है वहां कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नाकामी है। तो इन्हीं बहुत सारी नाकामियों के साथ हम भू कानून, मूल निवास, उत्तराखंड राजधानी और ये जो बेसिक राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं और जो आपके जुमले हैं उनको लेकर चलेंगे। दूसरी बात, एक तरफ काला धन की आपने बात की थी, ठीक देवचंद जी वापस आएंगे आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद लक्ष्मी अग्रवाल जी आपका रुख करता है और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं चुनावी शोर, महंगाई पर कितना कंट्रोल। चर्चा इसी पर लक्ष्मी अग्रवाल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद सूरज सिंह नेगी जी आपके पास आते होंगे। मेरी बात अधूरी रह गई थी मैम, थोड़ा पूरी नहीं हुई थी। देवचंद जी प्लीज माफ करेगा और लोगों को भी वक्त देना है, आती हूँ मैं। चलो ठीक। लक्ष्मी अग्रवाल जी। याशी जी, मैं अभी सभी प्रवक्ताओं को सुन रही थी तो सब यही कह रहे थे चुनावी जुमला है। मुझे ये नहीं समझ में आता, अभी ये जो 2 रुपए कम हुए उसमें विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये तो हमारे जो नेता है कांग्रेस के, अभी मैं एक नेता का बयान देख रही थी शीश नेत्र का, ये उसका श्रेय भी अपने नेता को दे रहे हैं कांग्रेस के लोग कि उन्होंने यात्रा करी तो अब ये 2 रुपए कम हो गए। तो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना विपक्ष को बंद करना होगा। अभी जब यूसीसी लागू हुआ तब इन्होंने कहा चुनाव आ रहे हैं इसलिए इन्होंने कर दिया, अभी सीएए हुआ उसके लिए बोल दिया, अभी राम मंदिर बनाया उसके लिए बोल दिया, अभी जब धारा 370 हटाई थी उसके लिए बोल रही चुनावी। तो हर चीज को चुनाव से जोड़ना, ये विपक्ष के पास असल में मुद्दों की बहुत कमी हो गई है, वो मुद्दा विहीन हो गए। लक्ष्मी जी क्या करें, टाइमिंग इतनी सटीक चुनी आपने। अब 2024 में राम मंदिर जो आखिर आधा अधूरा भी जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है बनकर तैयार हुआ, आपने उसका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद यूसीसी जो कि उत्तराखंड में नीडेड भी, एक सेकेंड रुके लक्ष्मी अग्रवाल जी, जो उत्तराखंड में नीड इतनी थी नहीं, भू कानून जिसकी जरूरत ज्यादा है आपने यूसीसी लाकर दे दिया। टाइमिंग्स पर सवाल है, आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे। हम तो कह रहे टाइमिंग्स बता दीजिए ना, क्यों चुनाव के ठीक पहले ऐसी तारीखें क्यों निकल कर आए, इसका जवाब दे दीजिए। याशी जी, हाँ जी। ये विपक्ष इसको चुनावी देख रहा है, लेकिन एक चुनावी नहीं है, इत्तेफाक है। विकास और योजनाओं अच्छा सहयोग, सतत प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। ऐसा नहीं कि चुनाव है तो ये घोषणा। हाँ सूरज, इसके बाद में आती हूं। सतत प्रक्रिया, आप ऐसा नहीं कि महंगाई कम करने के लिए सरकार ने अब ये प्रयास के दौर पे, इससे पहले भी 2022 में भी जब घरेलू स्तर पे बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई थी गेहूं के, तो सरकार ने उस समय भी निर्यात बंद कर दिया था और अब तो आयात भी बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है, 2021 में भी ये हुआ। तो समय समय पे जब भी सरकार को लगता है तो ऐसा नहीं है, प्रयास सरकार बराबर उसके लिए करती है। हर चीज को, मैंने कहा ना कि हर चीज को राजनीतिक उससे देखना नहीं, जो अगर सरकार कहीं पे अच्छा काम करती है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हर चीज को एक चीज से देखना नहीं चाहिए। 2023 में भी राजनीतिक फायदा तो आपको ही होगा अगर होगा तो अगर आपको राजनीतिक फायदा होगा तो विपक्ष उसको राजनीतिक चश्मे से क्यों ना देखे, इसका रीजन दे सकते हैं आप। जब सत्ता में जो भी दल सत्ता में बैठता है उसका सबसे पहले ध्येय होता है कि जो जनता को राहत देने के लिए, वो चाहे हर चीज में, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे वो हर उसमें राहत देने के लिए हर सरकार काम करती है और यही केंद्र और राज्य सरकार भी काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है, तो उसको ये कहना कि चुनाव के ऐन वक्त पे किया है, बिल्कुल ये सरासर गलत है। मैंने कहा ना कि कोविड के बाद जिस तरह से सूरज सिंह नेगी जी जवाब देंगे। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए यशी जी, ये पेट्रोल और डीजल के बारे में बात कर रही है। मैं एक बात इनके संज्ञान में लाना चाहूंगा जी, कि जब रूस
का युद्ध चल रहा था तो रूस का तेल कोई खरीद नहीं रहा था, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बड़े दावे किए थे कि हमने जो है रूस से जो है हम अमेरिका के दबाव के बाद भी तेल खरीद रहे हैं। पर मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या 1 रुपए का फायदा किसी देशवासी को हुआ? अगर रूस से तेल आपने खरीदा तो उसका वो अडानी और अंबानी के माध्यम से आपने खरीदा, और जो मुद्रा गई वो जो है चाइना की मुद्रा में खरीदा, तो लाभ हुआ तो केवल जो है अडानी अंबानी को हुआ या चाइना को हुआ? जिस चाइना को आप जो है कहते हैं कि ये हमारा प्रतिद्वंदी है, और उस चाइना को आप लाभ पहुंचा रहे हैं, अडानी अंबानी को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो आपकी जो नीतियां हैं वो बिल्कुल फेलियर हैं। और जहां तक ये बात करते हैं यूसीसी की, यूसीसी से मुझे जो है बहन लक्ष्मी अग्रवाल जी बता दें कि उत्तराखंड के लोगों को क्या लाभ मिला। जो पहले से कानून थे उन्हीं को आपने जो है लपेट करके जो है ले आए, और केवल राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण करने के लिए आपने जो है उस कानून को जल्दीबाजी में आप लाए। आपने भू कानून पर कोई बात नहीं की, भू कानून पर आप कोई बात ही नहीं करते। पलायन आयोग इनकी पिछली सरकार में बना, उस पलायन आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ? पलायन पे आप क्या काम कर रहे हैं उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य जो है उत्तराखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बदहाली है उस पर आप कुछ नहीं करेंगे। गैरसैंण को आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बताया, और यहां तक कि वहां पर सत्र तक आप आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रदेश के मामलों में आप केवल जो है काम के सूरज सिंह नेगी जी, देखिए सवाल बहुत है, मुद्दे बहुत है, लेकिन सवाल ये भी है कि विपक्ष उन मुद्दों को कैसे बनाता है। कल से आचार संहिता लग ही जाएगी और फिर देखना होगा कि क्या क्या चुनावी मुद्दे देखने को मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, जहां एक और सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की है और साथ ही साथ गैस सिलेंडर के दामों में भी हाल ही में कटौती की गई थी। तो क्या महंगाई का मुद्दा विपक्ष छीन लिया है? लेकिन विपक्ष लगातार इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।